हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा जो है फंक्शंस के ऊपर लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले जो है अपन ने 14 लेक्चर पूरे कर चुके हैं अपन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है प्रॉब्लम्स करी थी डोमेन और रेंज से रिलेटेड। इस लेक्चर के अंदर जो है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, बट डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इस लेक्चर के अंदर हम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके ऊपर ध्यान देंगे। इस लेक्चर में भी क्वेश्चन सीरीज ही चलेगी, बट इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे ज़्यादा, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस जिसको जो है आपको याद होने चाहिए। मींस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें पेन वगैरह यूज़ करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो। दैट इज जैसे कि फॉर्मूले वगैरह कुछ होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको वन वन और ऑन टू प्रूव करना हो और विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स। तो वो चीज़ जो है इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है करस्पॉन्डिंग की। भाई हमने बहुत से ऐसे पिछले लेक्चर में जिस हिसाब से अपन ने क्वेश्चंस किए थे वो मोस्टली जो थे जिसको हमें जो सॉल्व करना ज़्यादा पड़ रहा था। इस लेक्चर के अंदर जो हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर्मूले वगैरह जो है आपको याद होने चाहिए, या ऐसे कुछ ग्राफ्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे इस बार। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 4 दे रखे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 4 दे रखे हैं, आपको जो है नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने सेट ए से सेट ए में। मतलब क्या है नंबर ऑफ रिलेशंस का? क्या मतलब है कि ए सेट से ए सेट के बीच में आपको एक रिलेशन तैयार करना है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन जो है ए सेट से ए सेट में आप तैयार कर सकते हो? तो उसका ऑप्शंस दे रखे हैं 2 की पावर 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 16 या फिर 2 की पावर 16। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? इसका जो है मैंने आपको पहले इसका मैंने आंसर बता रखा है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी आपको जो है नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने हो, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पता करने हो आपको फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो कैसे पता करोगे? तो वो पता करोगे आप 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और यहाँ पे क्या है, ए से बी के अंदर हमें पता करना होता है तो हम ये ऐसा इसको यूज करते हैं। बट अगर नंबर सेट ए और सेट बी दोनों सेम ही हो, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सेट ए टू सेट ए पता करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं? 4। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वो भी ए के बराबर होंगे क्योंकि सेट ए टू सेट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे पता किया अपन ने? सीधा सीधा फॉर्मूला है। आपको बस इस फॉर्मूले को क्या करना है? याद करके चलना है। 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। समझ में आ गई बात? इजी है। देख लो इन्होंने कैसे किया। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। तो उन्होंने क्या किया? 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बी बराबर है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 4 हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर 4 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने? 3 हैं, तो हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन जो है हम सेट ए से सेट बी के अंदर बना सकते हैं, गिवन दैट कि वो जो है फंक्शंस नहीं होने चाहिए। अब हमें अगर हमें ऐसा बोला जाए कि आपको एक सेट दे रखा है ए जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 और दूसरा सेट दे रखा है बी जिसके एलिमेंट्स है 3, और आपको बोला जाए कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आप इसके तैयार कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हैं? वो होंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर कितने हैं? वो है आपके 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? वो है 4। तो 3 की पावर 4 इतने नंबर ऑफ फंक्शंस जो है हम सेट ए टू सेट बी के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने?
नंबर ऑफ रिलेशंस हैं आपके, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं 4 और B में कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 12। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 4। बात समझ में आ गई आपको इसका आंसर। तो चलो इसमें देखते हैं इन्होंने किस हिसाब से किया इसको। ऑप्शंस दे रखे हैं 4015, 4096, 81 या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है 64। तो इसको इन्होंने किस हिसाब से किया वो देखो। इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस अगर अपन कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना है अपने 2 की पावर 12 और नंबर ऑफ फंक्शंस कितना है 3 की पावर 4। अब देखो इन्होंने कैसे निकाला है, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी कितने नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर 2 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 4 जो होगा वो आपका नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस जो इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कैलकुलेट करने के बाद में 4096 माइनस 81 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4015। ठीक है, समझ में आ गई बात, मतलब क्या होगा इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास है जिसमें 21 स्टूडेंट्स हैं, सभी को जो है आप क्या क्या ग्रेड्स के ऑप्शन है, या तो ए दे सकते हो या बी दे सकते हो या सी या डी या ए। तो ये ऑप्शंस है 5 और स्टूडेंट्स कितने 21। तो नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ स्टूडेंट टू सेट ऑफ ग्रेड्स। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जैसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसको मान लो सेट ए है और सेट ऑफ ग्रेड्स इसको मान लो सेट बी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं 21 और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं 5 ए बी सी डी ई ई। तो 5 ऑप्शन है, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ स्टूडेंट्स टू सेट ऑफ ग्रेड्स। सेट ऑफ स्टूडेंट्स से सेट ऑफ ग्रेड वाला निकालना है, मतलब ए टू बी हमें फंक्शन तैयार करना है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बात समझ में आ रही है, इसमें मैंने क्या बोला, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ स्टूडेंट्स उसको मैंने मान लिया ए सेट, टू सेट ऑफ ग्रेड उसको मैंने मान लिया बी सेट। तो सेट ऑफ ग्रेड जो बी सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने 5 और जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें एलिमेंट्स कितने 21। तो सेट ए से सेट बी के अंदर हमें क्या तैयार करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस तैयार करने हैं। तो उसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने 21। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैसे किया है, इसका ऑप्शन दिए 21 की पावर 5, सेकेंड 5, थर्ड 21, फोर्थ ऑप्शन दिया है 5 की पावर 21। अपना आंसर क्या आया था इसमें, अपना आंसर है 5 की पावर 21। तो अपने हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर 4। ये समझ में आया आपको कैसे किया अपन ने, इन्होंने कैसे किया देखो। सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने 21, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने 5, हमें पता करना है नंबर ऑफ फंक्शंस। तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 की पावर 21। बात समझ में आ गई, इजी है, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको ये चीजें, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस सेम फॉर्मूला अपन ने पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया है। बट इसको क्या किया इन्होंने, थोड़ा क्वेश्चन की फ्रेम में लेके चले गए। तो आपको क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि सेट ए किसको मानोगे आप, सेट बी किसको मानोगे। तो उससे जो है आप जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को इजी है बट थोड़ा सा जो है थ्योरी इसमें घुसा दी तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको महसूस हो सकती है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अगर सेट ए दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट है ए बी सी डी ई और सेट बी दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4, हमें पता करना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
कि कौन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कौन सा फंक्शन है ए से बी में। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। फंक्शन का मतलब क्या था, फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ए से बी सेट के अंदर अगर हमें फंक्शन तैयार करना है तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड होता है कि जितने भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी मतलब जितने भी ए में जितने भी सेट्स हैं मतलब जितने भी डोमेन वाले एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और सिंगल यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसमें ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 4, डी की इमेज है 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें जो डी है उसकी दो तो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो डी की 4 भी और 3 भी, इसलिए फर्स्ट वाला एलिमेंट तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला एलिमेंट क्या बोलता है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज क्या है 3, डी की इमेज क्या है 4 और ई की इमेज क्या है 4। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर सभी जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर सबकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है और सबकी यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, ए की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बी की भी कर रही है, हाँ, सी की भी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, डी की भी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। बट थर्ड ऑप्शन में सी की दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सी की 3 और 3, सॉरी ये तो सेम में लिख दिया C3 मतलब थर्ड ऑप्शन में ई की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन ई की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए थी क्योंकि फंक्शन के अंदर सभी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ए की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बी की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सी की भी कर रही है, बट डी और ई की नहीं कर रही। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है और यूनिक इमेज भी है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, इन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है, ऑप्शन नंबर 1 में एलिमेंट डी की जो है वो दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एलिमेंट सी की दो इमेजेस है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 का मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में तो ये सेम इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका कोई रोल नहीं है, C3 बस इसमें ये बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ई की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका आंसर ये होना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है इसमें, इसका ये गलत है कि सी के दो इमेजेस है, सी की तो एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है बट ई की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा है इसको आप चेंज कर लो कि एलिमेंट ई डू नॉट हैव डोंट हैव इमेज, ठीक है। ये लिख दो कि एलिमेंट ई की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें डी और ई दोनों की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर 2 कैसे करेक्ट हुआ है। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। तो हमें पता करना है कि देयर द नंबर ऑफ पॉसिबल वन फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, वन फंक्शन पता करना है। और वन फंक्शन कैसे पता करेंगे, वन फंक्शन जो होता है हमें ए टू इटसेल्फ मतलब ए खुद से खुद का ही सेट तैयार करना है और हमें पता करना है कि कितने वन फंक्शन तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ हमें पॉसिबल वन फंक्शन निकालना है तो इसका भी क्या एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वन फंक्शन, अगर जो है खुद के सेट से खुद का ही सेट में अगर हमें वन फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है 5, तो यह आंसर क्या होना चाहिए 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, पहला है 120, दूसरा है 25, तीसरा 625 और चौथा कितना है, चौथा दे रखा है आपको 3125। अब जैसे ये 5 फैक्टोरियल है इसको तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना होगा 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका
120। बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला पता चल गया कि जब एक खुद के सेट से खुद के सेट में अगर हम फंक्शन तैयार करते हैं और हमें पूछा जाए 1 फंक्शन कितना होगा, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स का फैक्टोरियल ले लेना। तो 5 फैक्टोरियल जो लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस इसमें देखो कैसे सॉल्व किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ बाइजेक्शन नहीं, नंबर ऑफ 1 डिफाइंड फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट दे रखा है ए जिसमें कितने 5 एलिमेंट हैं, दूसरा सेट दे रखा है बी उसमें कितने 1 3 5 ऐसे सेट हैं 23 तक जा रहा है। तो जब आप इसको गिनोगे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बी में 12 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्शन का मतलब क्या था, इंजेक्शन का मतलब था 1 इंजेक्शन का मतलब क्या था 1 तो अब जब हमें जो है एक सेट से जब खुद से मतलब अगर ए टू ए डिफाइन अगर होता कोई फंक्शन और हमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं, तो हम क्या करते हैं जितने एलिमेंट हो उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। बट अगर हमें पूछा जाए कि ए टू बी आपको जो है एक फंक्शन तैयार किया गया, आपको नंबर ऑफ 1 पता करना है, तो उसके लिए क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लो बी के अंदर, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये पी का मतलब होता है परमुटेशन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो वो जो है हम जब पीएनसी पढ़ेंगे तब मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, परमुटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर आप ये कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या 12 की पावर 5 होगा, नो 12, ये 12 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 5, तो ये इसका आंसर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला 5 की पावर 12 है या फिर 4 0, आंसर क्या लग रहा है आपको, मैंने आपको बता ही दिया आंसर तो वैसे कि आंसर क्या होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंगली सेकंड वाला। तो देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने जो बोला है कि गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर बी है ए 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर 12 है, और हमें जो है नंबर ऑफ इंजेक्शंस मतलब नंबर ऑफ 1 पता करने हैं फ्रॉम ए टू बी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है प्लीज इसको जो है याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी मैं इस लेक्चर में क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट फॉग इज ऑन टू। अब ऑन टू के बारे में हमें पता करना है, मतलब अगर एफ और जी दोनों दो फंक्शंस हैं और फॉग को ऑन टू बोला है, तो ये ऑप्शंस क्या हैं कि क्या एफ ऑन टू होगा, क्या जी ऑन टू होगा, या फिर गॉफ ऑन टू होगा, या फिर नन। मतलब इनमें हमें श्योरिटी से क्या चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर फॉग ऑन टू है तो क्या चीज़ श्योरिटी के साथ होगी। तो आप ये कह सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था कि 1 अगर फॉग 1 है तो इनसाइड वाला 1 होना बहुत ज़रूरी है, और अगर फॉग ऑन टू है तो बाहर वाला फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉग का मतलब क्या था, फॉग को आप कैसे एफ ओ जी एक्स अगर है तो इसको कैसे डेफिनेशन क्या है इसकी, एफ ऑफ जी एक्स। तो अगर आपको ये बोला जाए ना कि फॉग ऑन टू है, तो आपको ये बोलना होगा कि जो बाहर वाला फंक्शन है वो भी ऑन टू होना पड़ेगा। आप श्योरिटी से कह दोगे कि बाहर वाला फंक्शन ऑन टू होगा। अगर ये बोला जाए ना फॉग 1 है, तो आप श्योरिटी से कह दोगे कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो भी क्या है 1। बाहर वाले फंक्शन के लिए आप 1 में कुछ भी नहीं कह सकते, और जब ऑन टू वाला केस आता है तो आप अंदर वाले बाहर वाले में कह सकते हो कि वो क्या है ऑन टू है। अंदर वाले के लिए आप कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फॉग अगर ऑन टू है तो बाहर वाला जो फंक्शन होगा मतलब एक्सटर्नल जो फंक्शन है उसको ऑन टू होना ही पड़ेगा, वो आप श्योरिटी से कह सकते हो। ये मैंने आपको बताया भी था कि एफ इज नेसेसरली टू बी ऑन टू, तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं सारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एफ और जी फंक्शन है और फॉग 1 1 दे रखा है, एफ एंड जी फंक्शन है और आपको फॉग 1 1 दे रखा है, तो अब क्या होगा। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन आपको ये चीज़ कर दी है कि अगर आपको फॉग दे रखा है और उसमें बोल दिया गया कि ये 1 1 फंक्शन है, तो आप श्योरिटी से कह सकते हो कि जो इंटरनल फंक्शन होगा वो 1 1 ही होगा। और अगर ये बोल दिया जाए आपको कि फॉग ऑन टू है, तो आप ये श्योरिटी से कह सकते हो कि एक्सटर्नल जो फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें बोल दिया गया है कि एफ और जी दो फंक्शंस हैं और फॉग क्या है, 1 1 फंक्शन है, तो आप नेसेसरीली कह सकते हो कि क्या, कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, इंटरनल जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। मतलब इस केस में क्या आंसर होना चाहिए, इस केस में सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इजी है। इसका आंसर क्या होगा, जी इज नेसेसरली टू बी 1 1। ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है, बी दे रखा है जिसमें 6 एलिमेंट है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शंस कितने होंगे। अभी मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में शायद 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था कि जब 1 1 फंक्शन पता करने हैं सेट ए टू सेट बी में, तो आपको क्या पता करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बात समझ में आ रही है। तो इंजेक्टिव का मतलब ही 1 1 होता है, तो पिछले क्वेश्चन में अगर हम कर चुके हैं तो इसको तो पता आपको होना ही चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 6p4। ऑप्शंस देख लो, इसमें पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा है 360 और फोर्थ कितना है, 6 की पावर 4। अब देखो इसका आंसर अपने, अब देखो सॉल्यूशन क्या दिया है इसका, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट का 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में 6 है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा एन बी पी एन ए, मतलब 6p4। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 360। इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते हो, 6p4 को 6p4 को सॉल्व करने का तरीका है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे करोगे, 6 × 5 अपॉन में कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना होगा, सॉरी ये जो होता है ये आपका होता है 6c4 का। अब जब 6p4 करते हो तो इसको कैसे लिखते हो, आप इसको लिखते हो 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4, इंटू फैक्टोरियल 4 भी इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जब आप फैक्टोरियल जब 6p4 करोगे तो यहाँ से पहले 6c4 निकालो तो ये कितना आएगा, 3, ये आ गया 15। और 15 को जब आप इंटू कर दोगे फैक्टोरियल 4 के साथ, फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 × 3 × 2 मतलब 4 × 3 12, 12 × 2 कितना आ गया, 24। तो 15 × 24 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो कितना होगा, 24 5 जा 0 12, आंसर कितना आ जाएगा, 360। तो मतलब 6c4 को लिखने का तरीका ये है। और 6p4 को कैसे लिखोगे, 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसमें फैक्टोरियल 4 क्या है वो चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब। वैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है अरेंजमेंट्स किस तरह से आप कर सकते हो। और 6c4 मतलब होता है 6 में से आपने जो है चार चार जो है सेलेक्ट किए, 6 चीज़ें थी आपने 4 चीज़ें सेलेक्ट की, तो 6c4 और उस 4 चीज़ों को आपने 4 जगह जचा दिया, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से आप जचा सकते हो। तो 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4 करोगे तो आपको 6p4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 360 कैसे है समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप 6p4 निकाला तो इसको कैसे निकाला, इसको निकाला 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4। और 6c4 को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। फिर इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रख लें कैसे मैंने जो आपको इस क्वेश्चन में समझाया है। अगला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पता करना है हमें। सेट ए के अंदर कितना है, देखो 1 1 फंक्शन अगर आपने पता कर लिया तो मैनी वन फंक्शन कितना होगा, टोटल फंक्शन में से आप क्या माइनस कर दो, 1 1 फंक्शन माइनस कर दो, तो आपको मैनी वन फंक्शन मिल जाएगा।
और वन वन फंक्शन पता करने का क्या तरीका है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, वन वन फंक्शन वो होते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं तो 4p3। तो ये हो गया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 4, तो उसकी पावर 3। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 4 की पावर 3 माइनस 4p3। बात समझ में आ गई। मतलब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है, फिर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस निकालना है। तो आप जब टोटल फंक्शंस में से वन वन फंक्शंस को माइनस कर दोगे तो आपको मैनी वन फंक्शंस मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। वही चीज़ मैंने यहाँ किया है कि मैंने क्या किया, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाले और उसमें से जो वन वन फंक्शंस थे उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देख लो इन्होंने किस हिसाब से इसको किया है। फर्स्ट ऑप्शन है 64, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 40 और फोर्थ ऑप्शन है 60। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 से 16, 16 3 से 48, देखो 16 4 से सॉरी 64, तो यहाँ से आगे 64 वैल्यू। और जब 4p3 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 वो कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24। तो आपको क्या करना है, 64 में से 24 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो इन्होंने कैसे किया वो देख लो। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। 4 की पावर 3 माइनस 4p3, इसको जब सॉल्व करोगे तो 64 माइनस 24 दैट इज 40 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, इजी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम एक्स वाई जेड, फर्स्ट सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है। हमें ऑन टू फंक्शंस पता करना है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जितने भी को डोमेन के एलिमेंट्स है उनकी जो है प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सभी की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो कोर डोमेन है उसमें एलिमेंट्स कितने, एलिमेंट्स है 4 और डोमेन में एलिमेंट कितने 3। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तीनों की सबकी अलग अलग भी अगर इमेज एग्जिस्ट कर रही है तब भी एक एलिमेंट जो है कोर डोमेन में बच जाएगा जो कि रेंज के अंदर रेंज में नहीं आने वाला। मतलब कोर डोमेन और रेंज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस केस के अंदर तो ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता क्योंकि एक ना एक एलिमेंट तो जो है, कम से कम एक एलिमेंट तो जो है को डोमेन में बच ही जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि 4 एलिमेंट है को डोमेन में। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए ऑन टू फंक्शन, इसका आंसर होना चाहिए 0 एज देयर इज मोर एलिमेंट इन को डोमेन देन डोमेन। समझ में आ गया, को डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है कंपेयर करें जब हम डोमेन से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 0। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है 36, सेकंड 64, थर्ड कितना है अपना 0 और फोर्थ है 48। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसका आंसर होना चाहिए 0। बात समझ में आ रही कैसे 0 बोला मैंने, क्योंकि को डोमेन के अंदर डोमेन से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर मान के चलो इसमें जैसे मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, और इधर मैंने जैसे ए बी सी डी ले लिया। अब मान के चलो मैंने मैक्स टू मैक्स मैंने इनको अलग अलग भी जोड़ दिया, तो अब कम से कम एक एलिमेंट तो यहाँ बच ही जाएगा क्योंकि एक जो डोमेन वाले एलिमेंट है उनकी 2 इमेज तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती एक साथ।
तो एक एलिमेंट कम से कम बच जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जब कोडोमेन जब रेंज के बराबर हो जाए। तो कोडोमेन यहाँ रेंज के बराबर नहीं हो सकता, तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो है ऑन टू फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? इस केस में आंसर होगा 0। Given number of elements in set A is 3, number of elements in set B is 4, that is why number of, यहाँ पे number of elements B set में number of elements A set से ज़्यादा हैं, इसलिए on to function जो है वो define नहीं हो सकता। Hence number of on to functions will be 0. Option number 3 will be the correct option। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेट बी। अब इसमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में 3 है। हमें क्या पता करना है? ऑन टू फंक्शंस पता करने हैं। तो इसका जो है एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको शायद 4 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शंस जो हमें पता करना होता है, जिसमें फर्स्ट सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में कम एलिमेंट्स हैं, और हमें जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पता करने। तो कैसे पता करेंगे? पहले तो इसको ऑप्शंस देख रहे हो, 48, 12, 36 या फिर 64। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला ध्यान रखो, ये देखो फॉर्मूला, ये है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस जो है फॉर्मूले को आपको क्या करना है? याद करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या बोलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में सी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सी 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 1 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उसमें कितने? 3। फिर लिखो सी 0, फिर लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने? 3 की पावर लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कितना है? 4। फिर माइनस लगाओ, फिर वापस सेम लिखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने? 3। फिर लिखो सी, फिर यहाँ 1 लिखो, फिर लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो कितने? 3, उसमें से माइनस कर दो 1, तो वो 2, वो कर दो 2। फिर पावर क्या लगाओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए वाली, वो कितनी थी? 4। फिर करो प्लस, मतलब साइन को क्या करना है? चेंज करते हुए चले जाना आपको। अब वापस वो सेम लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सी, अब 1 की जगह क्या लिख दो? 2। यहाँ पे क्या लिखो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस, अब लिखो 2। 3 माइनस 2 करोगे तो 1, उसकी पावर कितनी आएगी? 4। अब आगे जाओगे तो क्या होगा? 3c माइनस करोगे, 3c3 आएगा, फिर एलिमेंट 0 होगा, 0 की पावर तुम बनाई 4 कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ तक ये जो है इसका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो 3c0 मतलब हो गया 1, 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 और प्लस 3 इंटू 1। इसका आंसर कितना होगा? 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 प्लस 3, और 3 की पावर 4 मतलब कितना होता है? 81। तो 81 प्लस 3 84, उसमें से 48 हटा दिया तो 48 6 36 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब इस फॉर्मूले को याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की पावर नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी सी 1 नंबर ऑफ बी माइनस 1 एन ए प्लस नंबर ऑफ बी सी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 की पावर नंबर ऑफ ए। ऐसे ही जो है आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जो है आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 3c0 3 की पावर 4 माइनस 3c1 2 की पावर 4 प्लस 3c2 1 की पावर 4 माइनस 3c3 0 की पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 माइनस 48 प्लस 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर n जो है वो 2 से बड़ा है तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस कितने होंगे
इस सेट से इस सेट में। तो इसमें मेरे को बात बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने 2। अभी हमें जो है सर्जेक्शंस पता करने, मतलब ऑन टू फंक्शंस कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इस फॉर्मूले हमारे पास एन बी सी जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसी को जो है आगे वापस इसको बढ़ा दो। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, कैसे करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो है 2 2 C0, यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 माइनस 0 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, प्लस प्लस ना के माइनस आएगा तो नंबर 2C1 2 माइनस 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे n प्लस 2C2 2 माइनस 2 की पावर n। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो अपने आंसर क्या होगा, यहाँ से आएगा, कितना आएगा 2C0 कितना हो गया 1, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 इंटू, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 2। तो इसमें देख लो ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस 2, तो अपना आंसर यही होना चाहिए वैसे। सेकंड ऑप्शन है 2 की पावर n प्लस 2, थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर n, और फोर्थ ऑप्शन है 0। आंसर क्या होगा अपना 2 की पावर n माइनस 2, तो इसका आंसर हो गया। फॉर्मूला आपको याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये अपना वैसे जो लेक्चर चल रहा है वैसे भी कॉन्सेप्चुअल वाला लेक्चर चल रहा है, तो इसके अंदर आपको मोस्टली वही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें जो है फॉर्मूला बेस्ड आपको काम करना होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में भी यही होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में 2 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे ए सेट से बी सेट में, आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, बात समझ में आ गई 2 की पावर n माइनस 2 का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला दे रखा है कि इफ फर्स्ट सेट में दे रखे हैं 4 एलिमेंट, सेकंड सेट में दे रखे हैं 3 एलिमेंट। फर्स्ट सेट में कौन से 4 एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और सेकंड सेट जो है वो उसको बी है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हमें इनटू फंक्शंस पता करने हैं, तो इनटू फंक्शंस पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऑन टू फंक्शंस निकालेंगे और टोटल फंक्शंस निकालेंगे। उसमें से जब ऑन टू फंक्शंस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनटू फंक्शंस मिल जाएगा। ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितना है, उसमें है 3। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यहाँ पे कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 4, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, मतलब 81। अब हमें ऑन टू फंक्शंस निकालना है, तो ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितना है 3, C0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 3, तो 3 माइनस 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने 4, तो 4 माइनस 3C1 3 माइनस 1 4 प्लस 3C2 3 माइनस 2 4 माइनस 3C3 3 माइनस 3 4। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3C1 मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3C2 मतलब 3 इंटू 1 की पावर 4। तो आंसर कितना हो गया, यहाँ से कितना आ गया 81, यहाँ से 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 3 मतलब 48, और यहाँ से आ गया 3। तो 81 प्लस 3 कितना हो गया 84, 84 में से 48 गया तो 50 60 70 80 30, तो 80 है 40 84 हो गया। 84 में से अगर जो है 84 में से 48 गया तो कितना बच गया 36, तो ये 36 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितना है 81,
तो अब 81 में से अगर आप 36 निकाल दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनटू फंक्शंस आ जाएंगे। वो कितने होंगे फिर, 81 में से 36 निकालोगे तो बचते हैं 45। तो इसका आंसर कितना होगा 45। हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले क्या निकाला, टोटल फंक्शंस निकाले। उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यहाँ से हमारे पास आ गया 81। फिर हमने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाले, वो उसका फॉर्मूला क्या है, एन सी बी सी जीरो एन सी बी माइनस वन की पावर एन सी ए, मतलब एन सॉरी एन सी क्या, एन बी सी जीरो इंटू एन बी माइनस जीरो की पावर एन ए माइनस 3c1 एन बी माइनस वन एन ए प्लस 3c2 एन बी माइनस टू एन ए। ऐसे ही करके जो है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो कितना है 36, और टोटल फंक्शंस कितना है 81। तो 81 में से अगर मैंने 36 घटा दिए तो कितना आंसर आ गया 45। आज समझ में आई, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 45। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 106, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है वो है 106, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, वी कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। मतलब हमें बाइजेक्टिव फंक्शंस पता करने हैं। बाइजेक्टिव का मतलब कितना हो गया कि वो वन वन फंक्शन भी हो और वो क्या हो, ऑन टू फंक्शन भी हो। तो इसके लिए हमें क्या पता करना है कि ए सेट से ए सेट के अंदर ही, ए सेट से ए सेट के अंदर हमें जो एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि क्या हो, बाइजेक्टिव हो। वो किसके बराबर होगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमने जो है वन वन फंक्शन पता किया था, जिसमें सेट ए टू सेट ए के अंदर जो है हमें वन वन फंक्शन पता करना था। उसका जो आंसर होगा वही जो है इसका आंसर होने वाला है। क्या आंसर होगा इसका, इसका होगा 106 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए के अंदर है 106। तो इसका आंसर कितना होगा 106 फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Number of bijection defined from set A to itself will be number of elements in set A का फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही, इजी है। ये जो है फॉर्मूले मोस्टली जो है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलेज ही हैं। तो आप अगर सब क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपके जो है मोस्टली जितने फॉर्मूलेज अब तक अपन ने पढ़े थे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द नंबर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब हमें नंबर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट फंक्शन पता करने हैं सेट ए टू सेट बी में। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर 6 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में 4 हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन कितने हो सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन किसके बराबर होंगे, जितने एलिमेंट बी सेट के अंदर है उसी के बराबर जो होंगे वो कांस्टेंट फंक्शन होंगे। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट डोमेन का रख लो, आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, ए की मिलेगी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में 4 है तो सपोज करो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान के चलो यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे मान के चलो 1 2 3 है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि सभी एलिमेंट जो है वो इसी से जुड़ रखे हैं। इसका मतलब होता है एक बार 1 से जुड़ गए, दूसरी बार 2 से जुड़ गए, फिर तीसरी बार 3 से जुड़ गए, तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट 3। अपने वाले के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने दे रखे हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट फंक्शंस कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे 4 होंगे, क्योंकि पहले पहले जो है वो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट बी का, उससे सभी एलिमेंट जुड़ जाएंगे सेट ए के, फिर सेकंड वाले से जुड़ जाएंगे, फिर थर्ड वाले से, फिर फोर्थ वाले से। तो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस कितने बन सकते हैं 4 बन सकते हैं। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 4। क्लियर है, इजी है। नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी एन बी। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन क्या है कि अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं
तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन कितने हो सकते हैं, ए से ए में। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, जो मैंने एलिमेंट रखा वही जो है मेरे को फाइनल आउटपुट मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेट ए से सेट ए, अगर बोला जाए कि आपको एक सेट ए दे रखा है तो कितने आइडेंटिटी फंक्शन बन सकते हैं, तो एक ही बन सकता है, क्योंकि अपन जब आइडेंटिटी फंक्शन निकालते हैं कि बोला जाए कि आई ए का क्या मतलब है, तो आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए। तो एक सेट के ऊपर अगर आपको आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है तो वो एक ही आइडेंटिटी फंक्शन बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आइडेंटिटी फंक्शन बन सकते हैं सेट ए से सेट ए में या फिर किसी भी सेट से खुद के अंदर, तो वो एक ही बन सकता है, सिंगल सेट विल बी, सिंगल आइडेंटिटी फंक्शन बन सकता है किसी भी सेट के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। अब हमें पता करना है कि फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो पहला है कि x, y है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है। 4x का मतलब क्या हो गया, एक पैराबोलिक ग्राफ है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। ये है कुछ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ऐसा ही होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। अगला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो है इसमें जो फोर्थ वाला है इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये क्या है, एक हाइपरबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। तो जो हाइपरबोलिक है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो जैसे आपने को क्या प्रूफ करना है कि कौन सा जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको कि फंक्शन का मतलब है कि जब भी जो है ग्राफ से अगर हमें फंक्शन पता करना है तो आपको क्या है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो इसका मतलब है वो क्या नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक से जगह ज़्यादा कट करने का मतलब हो गया कि एक एक्स के करस्पॉन्डिंग उसको दो इमेजेस मिल रही है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसके अंदर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो जैसे एक्स के करस्पॉन्डिंग, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, हर जगह ऑलमोस्ट 2-2 पॉइंट मिलेंगे। इस पॉइंट को छोड़ के और इस पॉइंट को छोड़ के आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, आपको क्या मिल रहा है, 2-2 पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन, ये तो हाइपरबोला जो मतलब फोर्थ ऑप्शन तो क्या नहीं है, फोर्थ ऑप्शन तो फंक्शन नहीं हो सकता। अब बचे कितने, अपने पास 3 ऑप्शन और बच रहे हैं, उनको और चेक करते हैं। चलो, अब जैसे ही अपने पास सेकंड वाला, ये जैसे थर्ड वाला ऑप्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है, सर्कल है। अब सर्कल जो है इसमें भी जैसे आप कोई भी जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लो, आपको 2-2 पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं हो सकता, ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो है ये है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब पैराबोलिक ग्राफ। इसमें भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता है, ये मॉडुलस वाला ग्राफ, क्योंकि इसमें आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के, आपको एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा जो एक फंक्शन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। If any straight line parallel to y-axis intersect the graph, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो ग्राफ को कट करती है फंक्शन के एक से ज़्यादा जगह, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। या बोल जाए फंक्शन होने के लिए वो जो पैरेलल लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कट करनी चाहिए ग्राफ को, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, ईजी है। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन,
इफ f इज एन ऑड फंक्शन, f एक ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको साइन एक्स पता है, हमें साइन एक्स क्या होता है, एक ऑड फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या है एक इवन फंक्शन, कॉस एक्स क्या है एक इवन फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो डेरिवेटिव होता है किसी भी ऑर्डर फंक्शन का वो क्या होता है इवन फंक्शन होता है। भाई साइन एक्स है वो क्या है एक ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है एक इवन फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ऑड फंक्शन का इवन फंक्शन होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन विल बी एन इवन फंक्शन। बात समझ में आ रही है, इजी है। चलो फिर अगला क्या है कि f इज एन इवन फंक्शन एंड g इज एन ऑड फंक्शन, तो f इंटू जी क्या होगा। आप सोच के देख लो कि अगर f इवन फंक्शन है और g क्या है एक ऑड फंक्शन है, तो f इंटू जी क्या होगा। आप सोचो अगर f मैंने f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखा, अब मैंने इसको क्या करा चेक करने के लिए कि ऑड है इवन है, मैंने माइनस रखा, तो f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। अब f क्या दे रखा है इवन फंक्शन, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा f ऑफ x ही आ जाएगा, और g क्या है ऑड फंक्शन, तो g ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा माइनस ऑफ g ऑफ x। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा माइनस ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो इसका आंसर कितना आएगा ऑड फंक्शन ही होगा, क्योंकि एक ऑड है दूसरा इवन है, तो इवेंचुअली फाइनल आंसर कितना होगा ऑड ही होगा। अगर दोनों ऑड होते ना और तब हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ इंटू जी तो वो इवन बन जाता। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो माइनस माइनस एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता प्लस हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑड फंक्शन, ऑप्शन नंबर f is an odd function, g is an even function, then f into g will be an odd function। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा है ए एक्स फाइव प्लस बी एक्स क्यूब, ए एक्स की पावर फाइव प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक ऑड फंक्शन है, तो आपको डी निकालना है कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पुट करके देखो वैल्यू उसको, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस ए की पावर एक्स फाइव प्लस माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी, और माइनस ऑफ एफ एक्स कितना होगा माइनस ए एक्स फाइव माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस डी। तो ये तो कट जाएंगे सारे के सारे, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस डी, तो टू डी इज इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी डी की वैल्यू आएगी जीरो। बात समझ में आएगी, सीधा सीधा जो है आप जो है जो आपको मैंने डेफिनेशन बता रही कि ऑड फंक्शन की उससे जाओगे तो आपका आंसर इजीली इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर, देखो रियल नंबर तो होगा ही, आंसर क्या रहा है फर्स्ट जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट क्या है कि फॉर अ फंक्शन एफ टू हैव इनवर्स, किसी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए उसको क्या क्या होना जरूरी है। भाई आपको बोला जाए कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं, तो उसका क्या क्या होना जरूरी है। पहला है वन वन, दूसरा है ऑन टू, तीसरा है वन वन एंड ऑन टू, और फोर्थ है आपका आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए उसको जो है वन वन भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, दैट इज बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, तभी जो है वो फंक्शन क्या है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। वी नो दैट अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव then only inverse exists, hence वन वन ऑन टू। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब वापस बैक नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ फंक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ। ऐसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब जैसे इंक्रीजिंग भी हो सकता है,
फंक्शन जो है डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन का क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या वो सर्जेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, क्या वो बाइजेक्टिव होगा ऑन टू और वन वन दोनों, क्या वो इंजेक्टिव होगा, या फिर वो नीदर इंजेक्टिव या नॉर सर्जेक्टिव होगा। तो जब कोई भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो वन वन तो आराम से हो रहा है, मतलब वो इंजेक्टिव तो आराम से हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कि वो इंजेक्टिव भी होगा और वो सर्जेक्टिव भी होगा। तो वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे इसमें देखो आपने इंजेक्टिव कैसे प्रूव किया, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वन वन। तो वन वन प्रूव कैसे करते हो आप, कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जो है ग्राफ को कट करनी चाहिए। तो क्या इस ग्राफ को एक ही जगह कट करिए कि हाँ, वापस ये घूम के नीचे नहीं आएगा, यहाँ से ये जो है नीचे जा रहा है तो वापस ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब एक ही तरफ जाएगा। तो इसमें ग्राफ एक ही जगह कट करेगा। और बाई इसका सर्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कम से कम एक जगह कट करनी चाहिए। तो एक जगह तो कट कर रही है, इसका मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है। और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होने का क्या मतलब होता है, कि वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्या है, अगला दे रखा है कि इफ फंक्शन एफ जो कि ए से बी के अंदर डिफाइन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है जी जो कि बी से ए में डिफाइन है, इज द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ का मतलब है कि जी क्या है, जी आपका एफ इनवर्स है। ठीक है, इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो फॉग, हमें पूछा गया फॉग क्या होगा, फॉग मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता ही है एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, हमने डिफाइन भी कर रखा था भाई। एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स। मेरे तो बताओ कि एफ क्या है, एफ ए से बी में डिफाइन है, एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइन है। तो आपका जो है इनपुट कहाँ से आएगा, बी से आएगा भाई, जो अंदर होता है उससे आता है इनपुट। और आउटपुट कहाँ से आएगा, एफ बाहर वाले से आएगा। बाहर वाला क्या, बाहर वाले का कोडोमेन क्या है, बी। तो बी से बी में डिफाइन होगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, आई बी। क्लियर है भाई। एफ ऑफ एफ इनवर्स होगा तो आइडेंटिटी फंक्शन ही। अब कई बार हमें डाउट हो जाता है कि क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन ए सेट का होगा कि बी सेट का होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप एफ ऑफ एफ इनवर्स का जो को डोमेन है और जो डोमेन है वो निकालने की कोशिश कर लो, वो आप आराम से निकाल सकते हो। डोमेन क्या होता है, जो इनर इनर फंक्शन होता है उसका जो डोमेन है वही जो है उसका कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होगा। और जो आउटर फंक्शन है उसका जो को डोमेन है वही जो है कंपोजिट फंक्शन का कोडोमेन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आई बी होगा इसका आंसर, आई ए आई बी या एफ या फिर जी। ये चार और तीन ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी चार ऑप्शन है कि आई ए है या फिर आई बी है या फिर एफ है या फिर जी है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा आई बी। गिवन है कि जी क्या है, एफ इनवर्स, और एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से ए में डिफाइन है। तो फॉग जो होगा वो एफ ऑफ एफ इनवर्स होगा, उसको आप लिख दोगे आई बी। आंसर क्या होगा, आई बी। अगला क्या है कि आपको फंक्शन एफ दे रखा है जो कि ए से बी में डिफाइन है, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। बात समझ में आ रही, कांस्टेंट फंक्शन, इसको ध्यान रखो। और वो क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है, कांस्टेंट ऑन टू फंक्शन है। एंड फॉर वन बिलोंग्स टू ए, कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी है। हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा उसमें, बी सेट के अंदर सिंगल, और नहीं बी सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इसने ऑन टू फंक्शन बोल दिया, इसका मतलब सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो एक ही एलिमेंट हर बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे कि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है मतलब एक ही एलिमेंट आएगा हर बार, वन एलिमेंट ओनली। और ऑन टू फंक्शन है इसका मतलब सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी।
इसका मतलब क्या है, एलिमेंट क्या होगा, वन एलिमेंट ही होना पड़ेगा। कांस्टेंट होने के लिए क्या होता है कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला ABCD, यहाँ मैंने बोला कि 1 है, एक बार ये सबसे जुड़ गए मान लो, तभी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने बोला कि एक और एलिमेंट है, मैंने मान लिया एक और एलिमेंट है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए सभी एलिमेंट्स की को डोमेन वाले की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे 2 की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब यहाँ ऑन टू बोला, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी सेट के अंदर। अब हमें बी सेट ही तो निकालना है, और एक एलिमेंट जो है वो हमें बता दिया गया है, क्योंकि f(1) हमें 3 दे दिया, तो वो 1 नहीं हो गया, मान लो ये 3 है। तो बी सेट में कितने एलिमेंट है, एक ही है, और वो हमें एक एग्जांपल से बता दिया है कि f(1) 3 है। तो बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक ही होंगे, और वो एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा। तो कांस्टेंट और ऑन टू फंक्शन से हमने ये सीख लिया कि एलिमेंट एक ही है, और वो एलिमेंट हमें जो है f(1) = 3 दे दिया, तो वहां से हमने निकाल लिया कि वो एलिमेंट क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 एलिमेंट्स। गिवन है कि f जो है वो a से b के अंदर डिफाइन है, और वो कांस्टेंट है, और वो ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब, और f(1) = 3 भी दे रखा है, इसका मतलब b क्या है, b सेट में एलिमेंट कितना है, 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये जो है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट 27 क्वेश्चन ही करेंगे आज हम, उसके बचे हुए क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपको दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) = sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आपको पूछा है क्या ये 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू है, या ये कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आपको एक, मैंने आपको बताया था कि आपको इनवर्स वाला थोड़ा देख के आना है। तो जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हम करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो π/2 के बराबर आती है। ठीक है, किस केस के अंदर, जब जो है हमने -1 से 1 के अंदर जो है डोमेन को फिक्स किया हो। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, इसका कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। तो f(x) = क्या दे रखा है आपको, π/2 दे रखा है। और ये कब दे रखा होता है, जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, हमने जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये लिखा, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि जो है आपको x बिलोंग्स टू -1 से 1 में दे रखा, अगर नहीं दे रखा तभी दिक्कत है। मोस्टली जो है, अगर जेई मेन की बात करूंगा तो उसमें ये वाला आपको दिया हुआ होगा कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 दे रखा है, तब आप बताओ ये फंक्शन क्या है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन फिर अपन ने लेटिकली सपोज ही कर लिया, तभी जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि f जो है, ये x जो है वो -1 से 1 के अंदर डिफाइन होगा। तो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, f जो है वो z से z में डिफाइन है, मतलब इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है, और आपको f(x) = 5x + 6 दे रखा है। आपको प्रूफ करना है क्या वो इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि वो सर्जेक्टिव है पर इंजेक्टिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि सर्जेक्टिव है पर इंजेक्टिव नहीं है। सेकंड ऑप्शन में मतलब दे रखा है सर्जेक्टिव भी नहीं है और इंजेक्टिव भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि वो बाइजेक्टिव है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 प्रूफ करने के लिए हमारे क्या होता है, दो एलिमेंट उठाते हैं और f(x1) = f(x2) लेते हैं, मतलब इनिशियली हम मैंने 1 फंक्शन मान के चलते हैं। जब 5x1 + 6 = 5x2 + 6 किया, तो इधर से 6 से 6 कट गया, और 5x1 = 5x2 आ गया, वहां से x1 = x2 आ गया, मतलब वो 1 फंक्शन है। सेकंड, हमें जब ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक 2 लेंगे। 2 क्या है, इंटीजर है, हमने कोडोमेन से उठाएंगे, क्योंकि कोडोमेन भी इंटीजर है। तो हमने एक मान के चलो, हमने एक 2 पॉइंट उठाया जो कि कोडोमेन में है, वहां से हमने जो है डोमेन का पॉइंट पता करने की कोशिश करी। तो 5x + 6 = 2 दिखा, तो 5x क्या आ गया, -4, यहाँ से x क्या है, -4/5, जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटीजर नहीं है, करस्पॉन्डिंग टू हमने जो है एक इंटीजर लिया था कोडोमेन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 इन डोमेन, कि 2 के करस्पॉन्डिंग कोई इमेज ही नहीं है डोमेन में। इसका मतलब क्या है कि f ऑन टू तो नहीं है, लेकिन f(1) था, मतलब वो क्या था, इंजेक्टिव था, बट वो ऑन टू नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए,
ऑप्शन नंबर 1 की फंक्शन इनटू तो है, मतलब फंक्शन इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। और जो बचे हुए क्वेश्चन हो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, इसका जो है हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर भी जो है हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो है हमारा एक फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप प्लीज़ डाउनलोड करें। अगर आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं प्लीज़ आप उन सभी को जो है ट्राई करें वापस से। अगर आपसे कोई भी डाउट आए तो आप जो है वापस उस क्वेश्चंस को ट्राई मारें। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर खुद से ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आप आंसर देख के वापस ट्राई मार रहे हो, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है। अब जो है मैंने आपको सारे बता ही दिए, आपने लेक्चर अटेंड कर ही लिया है। सारे क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन से जो है आप आंसर करने की कोशिश करो खुद से। डाउट कहीं अटकते हो तो आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।